पिंकी, तू तो बड़ी खुश है। दादी दादी हम लोग ना अगले संडे को गोवा घूमने जाने वाले हैं। अच्छा बेटा, गोवा में तो बहुत बड़ा समुद्र है ना? हाँ दादी, हम वहीं जाने वाले हैं। कितना मजा आएगा ना दादी, हम वहाँ लहरों के किनारे बैठकर खूब मस्ती करेंगे दादी। हाँ बेटा, तुम खूब मस्ती करना अपने मम्मी पापा के साथ। अरे नहीं दादी, आप तो पूरे बुद्धू हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं आपके साथ बैठकर मस्ती करूंगी, क्योंकि मम्मी पापा ने आपका भी टिकट करवाया है। क्या क्या कह रही है पिंकी? सच में मेरा भी टिकट करवाया है? हाँ दादी, सच कह रही हूँ मैं। हाँ माँ जी, पिंकी बिल्कुल सच कह रही है। हम लोग अगले संडे सब गोवा जाने वाले हैं। हमने अभी अभी टिकट करवाई है। हाँ माँ, हम सब लोग गोवा चलेंगे संडे को। अरे बेटा, मैं क्या करूंगी वहाँ आकर? वैसे भी मेरी कोई उम्र है क्या ये घूमने फिरने की? अरे तुम ही लोग जाओ बेटा और खूब मस्ती करो। अरे नहीं माँ जी, घूमने फिरने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। उम्र चाहे कितनी भी हो, यदि मन में इच्छा है और घर वाले साथ जा रहे हो तो ऐसे मौके को ऐसे छोड़ा नहीं जाता। हाँ माँ, हम सब चलेंगे। वैसे भी माँ जी, आपको घर में अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते ना हम, क्योंकि पूरे एक हफ्ते का टूर है। दादी, आप रोने क्यों लगी? हाँ माँ जी, ये तो खुश होने वाली बात है, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? अरे बहू, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो, कितना सोचते हो तुम लोग मेरे बारे में। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे बहू बेटे मिले हैं। अरे माँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम तो आपकी खुशियों के लिए ये सब करते हैं। और सुनिए माँ जी, इस बार तो कोई बहाना नहीं चलेगा। आप गोवा में हमारे साथ जींस टी शर्ट पहनेंगी। अरे नाना बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं और जींस टी शर्ट? ना बाबा ना, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनने वाली। हाँ दादी, आपको पहनना पड़ेगा, आपको पहनना पड़ेगा। आप भी मम्मी के साथ जींस टी शर्ट पहनेंगी। ठीक है माँ, आप अपनी सारी पैकिंग कर लीजिएगा और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा मार्केट से। निशा, भूख लगी है, चलो खाने का कुछ बना दो जल्दी से। ठीक है जी, अभी बना देती हूँ। ये है उमा देवी और ये है उनकी पोती पिंकी। उमा देवी जी के एक लौते बेटे और बहू हैं, जो कि उमा देवी के बहुत ख्याल रखते हैं। समय समय पर उन्हें दवाइयाँ, समय समय पर उनका चेकअप, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक उनके बेटा बहू उनका खूब ख्याल रखते हैं। जब उमा देवी का बेटा 19 साल का था, तभी उमा देवी के पति का स्वर्गवास हो चुका था। सास ससुर भी पहले ही जा चुके थे, इसलिए उमा देवी ने अपने बेटे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छे पद पर कार्य कर रहा है। आज जब उमा देवी को उनके बेटे बहू ने बताया कि वो उन्हें अपने साथ गोवा लेकर जा रहे हैं, तो आज उमा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए, क्योंकि उमा देवी ने देखा था कि अड़ोस पड़ोस में जितने बहू बेटे हैं, उन सबसे ज्यादा उनके बहू बेटे उनका ख्याल रखते हैं। गर्व से उनका सिर ऊंचा हो गया था। उमा देवी जी भी खुशी खुशी गोवा जाने की तैयारियों में लग जाती हैं। मेरा सारा सामान तो है, मुझे कुछ और बुलवाने की जरूरत नहीं है। सारा सामान मैंने पैक भी कर लिया है। सच में कितना मजा आएगा। समुद्र किनारे की शाम बहुत ही खूबसूरत होती है, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन अब जाकर भी देख लूंगी कि वास्तव में समुद्र कैसा होता है, समुद्र के किनारे बैठने में कितना मजा आता है, क्योंकि ये सब मैंने सिर्फ दूसरों के मुंह से सुना है। लेकिन मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे बहू मुझे समुद्र घुमाने लेकर जा रहे हैं। आज शाम को जब टहलने निकलूंगी तब मैं अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि मैं गोवा जाने वाली हूँ। माँ जी, गीता आंटी जी आई हैं। अच्छा, गीता आई है? गीता से कहा था मैंने कि शाम को जब टहलने जाएगी तो मुझे भी साथ ले जाना। कई दिनों से गई नहीं थी ना मैं। ठीक है माँ जी। उमा जी को तो मौका चाहिए था कि कब उनकी सहेलियों से भेंट हो और वह उन्हें खुश होकर बताएंगी कि वह गोवा जाने वाली हैं। आज उमा देवी की सहेली गीता जी आई हैं, जिनके साथ वह बाहर गार्डन में टहलने निकली हैं। सच में यहाँ कितनी शांति है ना, कितना अच्छा लगता है शाम के समय यहाँ आना। सही कह रही हो संगीता, लेकिन अब एक हफ्ते तक मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। क्यों उमा, क्यों नहीं आएगी? हाँ उमा बहन, बताओ, एक हफ्ते तक क्यों नहीं आओगी तुम? अरे वो मैं अपने बेटे बहू के साथ एक हफ्ते के लिए गोवा जा रही हूँ ना। क्या, गोवा जा रही हो तुम? हाँ बहन, गोवा जा रही हूँ मैं। वाह उमा, पिछले साल तू मनाली घूमने गई थी और अब तू गोवा जा रही है। तेरे तो मजे ही मजे हैं। अरे हाँ, शाम के समय समुद्र के किनारे का मजा ही कुछ और होता है। क्यों जीजी, आप गई हैं क्या? अरे नहीं बहन, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वो तो मेरे भाई के बेटे बहू गए थे ना पिछले साल, तो उन्होंने ही बताया था मुझे। वैसे बहन, क्या तू इतना लंबा सफर कर पाएगी? हाँ हाँ, गोवा तो बहुत दूर है ना, पूरे एक दिन का सफर है। मेरी पोती है ना, उसके साथ मेरा कैसे समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये एक दिन का सफर भी ना बड़े मजे से गुजरेगा। चल अच्छा है, बड़ी किस्मत वाली है तू जो तुझे ऐसे बेटे बहू मिले हैं, वरना आजकल तो तू देख ही रही है हम लोगों का हाल। हाँ सच में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ जो ऐसे बेटे बहू है मेरे। वैसे एक बात कहूँ उमा बहन, बुरा तो नहीं मानेगी ना? हाँ बोलना संगीता, इसमें बुरा मानने वाली
वाली क्या बात है? देख बहन उमा, मैंने ना तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। तेरे बेटे बहू ना बहुत सियाने हैं। ये तू क्या कह रही है संगीता? जरा सोच समझ कर बोल। मेरे बेटे बहू मुझे सराखों पर बिठाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लेकर जाते हैं, और तू उनके बारे में ऐसा बोल रही है? हाँ उमा, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अरे तू तो बच्चों की तरह घूमना फिरना सुनकर खुश हो जाती है। जरा सोच, तेरी उम्र में तुझे तीर्थ करवाने की जगह वो लोग गोवा, मनाली, शिमला क्यों घुमा रहे हैं तुझे? सोच सोच जरा, तेरे बेटे बहू इस उम्र में तुझे ऐसी जगह क्यों ले जाते हैं? क्यों लेकर जाते हैं बता? अरे वो मुझे घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। नहीं उमा, बस ना वो तुझे अपने बच्चे का आया बनाकर लेके जाते हैं ताकि तू उनके बच्चों को संभाले और वो मजे से घूमे। अरे क्या बात कर रही है संगीता तू? मेरा बेटा, मेरी बहू मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे आया क्यों समझेंगे वो लोग? और बहू को तो जाने दो, लेकिन वो बेटा तो मेरा है ना, वो मुझे क्यों आया समझेगा? वही तो कह रही हूँ कि बेटा तो तेरा है, पर अब बहू के चक्कर में उसको भी कहाँ कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल बच्चा संभालने के लिए आया पर होने वाला जो खर्च बच जाता है उनका, उसी खर्चे पर वो तुझे ले जाते हैं और मजे से घूम भी लेते हैं, और उसकी बेटी को तुम संभाल लेती हो। वैसे मुझे लगता है कि संगीता बहन कुछ गलत नहीं कह रही है। उमा बहन, मैं भी कई दिनों से यही सब सोचती थी कि तेरे बेटे बहू तुझे तीर्थ ले जाने की जगह ऐसे गोवा, शिमला, मनाली ऐसी जगह पर क्यों लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, वैसे ये सोचने वाली बात है। वैसे उमा, तूने ही तो एक बार हम लोगों को बताया था ना, जब तू मनाली से घूम कर आई थी, तो कि तू पिंकी के साथ अब होटल में रहती थी और तेरे बेटे बहू खूब घूम कर आते थे। जब वो लोग घूम कर आते थे तब तू अपनी पोती को लेकर सो जाती थी, खाना पीना सब कुछ होटल में ही आ जाता था। याद है? बताया था ना तूने पिछली बार हमें। हाँ हाँ, मुझे भी याद आया, बताया था उमा बहन तुमने। और नहीं तो क्या, मुझे भी तो बताया था, क्यों भूल गई क्या तुम? उमा जी अपनी सहेलियों की बात सुनकर सन्न रह गई थी। उनके मस्तिष्क पटल में आगे पीछे की बातें घूमने लगी थी। उमा जी को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन उमा जी अपनी तीनों सहेलियों की बातों में गौर करने लगी। वैसे ये भी बात सही है उमा, अगर तू उन लोगों के साथ नहीं जाएगी तो उनके बच्चे को कौन संभालेगा? फिर वो अच्छे से घूम फिर नहीं सकेंगी। देख संगीता की बातें कड़वी जरूर है, पर सच लग रही है मुझे। तू इतने सालों से अकेले घर संभाल रही है, पहले तूने अपने बेटे को पाला और अब तू अपनी पोती की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर डालकर रखी है। तेरी बहू तो कामकाजी है, वो अपनी नौकरी चाकरी पर चली जाती है, तू ही अपनी पोती का सारा ख्याल रखती है। और जब तू उनके बच्चे का इतना ख्याल रखती है तो तुझे कौन अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहेगा? अब मुझे ही देख लो ना, मैंने तो अपनी बहू से साफ साफ कह दिया कि वो अपने बच्चे खुद ही संभाल ले, मुझे तो बस अब अपने तरीके से जीना है भाई। अरे अपने दिन में हमने अपने बच्चों को संभाला, अब आराम करने के दिन में भी हम बहू बेटे के बच्चों को संभाले। क्या हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? एक बात कहूँ राज की, तुम्हें तो ना उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जरूरत उन लोगों को जरूर है, इसीलिए वो लोग तुम्हें इतने सिर आंखों पर बिठाने का नाटक करते हैं। और नहीं तो क्या, तेरे बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद तू पूरे घर और बच्चे की देखरेख जो करती है। क्यों, सच कह रही हूँ ना जीजी मैं? अरे और नहीं तो क्या, खुद ही देख जरा, तू अपने आप को देख उमा। जब हम लोग सत्संग में भी जाते हैं तो सत्संग खत्म होने से पहले ही तुझे घर भागने की जल्दी मची रहती है, और शाम को घूमने भी आते हैं तब भी तू जल्दी घर जाने की बात कहती है। कभी कहती है कि पिंकी सोकर उठ गई होगी, तो कभी कहती है कि पिंकी स्कूल से आ गई होगी। तेरी बहू तो सुबह की निकली रात को ही घर आती है। मेरी बहू ने तो सारा घर अपने हाथ में लेकर रखा है। मैंने तो अपने बेटे से भी कह दिया था, तू जान, तेरी बीवी जाने कि तुझे ये गृहस्थी कैसे संभालनी है और महीने का खर्च कैसे चलाना है। मैंने भी अपने बहू बेटे से कह दिया है कि तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने कि तुम लोगों को घर कैसे संभालना है। मुझे तो महीने के अंत में बस मेरा खर्चा चाहिए। चलो ठीक है, अब काफी देर हो गई है, घर लौट चलते हैं। उमा जी सन्न हो चुकी थी, उन्हें आगे पीछे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। सब लोग तो तेज कदमों से आगे निकल गई थी, लेकिन उमा जी आज जैसे उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। सब मेरी ही गलती है, मैंने अपने बेटे बहू की तारीफ करते करते अपने घर की सारी बातें इन लोगों को बता रखी थी, पर अब सब बातों का अर्थ यह भी तो निकल सकता था। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मैं तो बस फूली नहीं समा रही थी कि मेरे बेटे बहू मुझे कितनी इज्जत देते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन मैंने इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी तो बात हो सकती है ना। उमा जी सारे रास्ते अपने आप से ही बातें किए जा रही थी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उमा जी जैसे तैसे घर पहुंची तो सामने उनकी पोती खड़ी थी। दादी, दादी आप आ गई। दादी, दादी क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी, आज आप टहल कर इतनी देरी से क्यों आई हैं? उमा जी को बहू का इस तरह से सवाल करना अच्छा नहीं लगा और उमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अपने कमरे में चली गईं। माँ, दादी को क्या हुआ है? दादी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? दादी चुपचाप कमरे में क्यों चली गई? हो सकता है बेटा दादी का मूड ठीक ना हो, अभी तुम दादी को परेशान मत करना, ठीक है? दादी आपके साथ बाद में खेल लेंगी। ठीक है मम्मा।
मेरी बहू मुझसे पल पल का हिसाब मांग रही है। मैं इनकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो इन्हें एक एक पल का हिसाब दूं। कहीं मेरी सहेलियाँ सच ही तो नहीं कह रही थी। मैंने तो कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर और कोई बात है? क्या हुआ बताइए ना माँ जी। नहीं, कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। अरे, सिर में दर्द हो रहा है तो मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ, और टेबलेट भी तो रखा है मेरे पास। नहीं, अभी जरूरत नहीं है टेबलेट की, अभी बस मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, लेकिन जब भी चाय पीने का मन करे तो बस आप मुझे आवाज लगा देना। मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके सिर का दर्द गायब हो जाए। सिर का दर्द गायब हो जाए, ये अपने फायदे के लिए बोल रही है। अगर मेरे सिर का दर्द गायब नहीं होगा तो पिंकी को कौन संभालेगा? फिर ये ऑफिस का काम कैसे करेंगी, घर का काम कैसे करेंगी? इसीलिए मुझे मस्का लगा रही है। मुझे तो लग रहा है कि संगीता बिल्कुल सच कह रही थी। इधर उमा जी के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। अब वो हर बात का गलत मतलब निकालने लगी थी। उमा जी ने उस दिन खाना नहीं खाया, बल्कि सिर दर्द का बहाना बताकर वह चुपचाप अपने कमरे में सो गई। जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो उनका बेटा विवेक कमरे में आया। उस समय उमा देवी जाग रही थी, लेकिन बेटे को देखकर उन्होंने जानबूझकर सोने का नाटक किया। माँ, माँ, माँ उठो ना माँ, खाना खा लो। आपके सिर का दर्द कैसा है माँ? माँ? उमा देवी जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए रही ताकि विवेक को लगे कि उसकी माँ सो गई है। विवेक थोड़ी देर कोशिश करता है, अपनी माँ के हाथ को छूकर देखता है, लेकिन बुखार नहीं था, इसीलिए वह निश्चिंत होकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरी सहेलियाँ सच ही तो नहीं कह रही थी, कहीं उनकी बात सच तो नहीं है। उमा जी रात भर अजीब कसमकस में रही, उन्हें नींद नहीं आई। उमा जी अपनी सहेलियों की बात पर गौर करने लगी। सच में अगर मैं पिंकी का ध्यान न रखूं तो क्या मेरी बहू ऑफिस जा पाएगी या फिर घर की ओर से बेफिक्र हो पाएगी? ये सब तो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। सच में मेरी बहू ने तो मुझे घर का चौकीदार बना दिया है, लेकिन मैं कल ही कह दूंगी अपने बेटे से कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी वो लोग खुद उठा ले, अब मुझे मेरे हिसाब से जीने दे। सही तो कह रही थी संगीता, मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं अपनी बहू के हिसाब से जाती हूँ, और मुझे कहीं भी आने जाने के लिए या किसी भी काम के लिए रुपयों की जरूरत होती है तो विवेक भी हमेशा बहू से ही कहता है कि वो मुझे पैसे दे दे। मतलब मुझे रुपए पैसे भी बहू से मांगने होते हैं। जब मैं ब्याह कर बहू बनकर इस घर में आई थी तो घर की भागदौड़ मेरी सास के हाथ में थी, रुपए पैसों का हिसाब भी उन्हीं के हाथ में था, और अब जब मैं सास बन गई हूँ तभी रुपए पैसों का हिसाब मेरी बहू के ही हाथ में है। मैं तो कल भी नौकरानी थी और आज भी नौकरानी ही हूँ। उमा जी रात भर यही सोचती रही और सुबह सुबह उनकी आंख लगी, लेकिन सुबह जब रसोई में खटर पटर की आवाज सुनी तो उनकी नींद खुल गई। घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। हे भगवान, सुबह के 8 बज गए। अरे मैं इतनी देर तक कैसे सोते रह गई? हे भगवान, मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो मेरे सिर पर किसी ने 100 किलो का भार रख दिया हो सकता है कल पूरी रात सो नहीं पाई, सोचती रही, शायद इसीलिए सिर में दर्द हो रहा होगा। लो देख लो, कल के झूठ का सिर दर्द आज सच में हो गया। पिंकी तो स्कूल चली गई होगी, चलकर देखती हूँ घर में कौन है। चलो नाश्ता तो कर लिया है मैंने, ऑफिस का थोड़ा सा काम रह गया है, उसे निपटा लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है। अब बस माँ जी उठ जाए तो उनके लिए उनकी पसंद का कुछ गर्मा गर्म बना दूं मैं। अरे माँ जी, उठ गई आप? अब आपके सिर का दर्द कैसा है? आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। अरे माँ जी, क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आज एक दिन मैं देरी से उठी तो आज बहू का ऑफिस छूट जाएगा। सही तो कह रही थी संगीता कि मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि इन लोगों को मेरी जरूरत है। अरे बहू, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं माँ जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली है। हाँ, अगर मैं बीमार हो गई तो घर की रखवाली कौन करेगा? अरे माँ जी, सच में आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। अचानक से आपकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? चलिए जल्दी से बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी आप? मैं भी आपके लिए बना देती हूँ कुछ, फिर आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे नहीं बहू, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आपको बहुत तेज फीवर है और सिर में भी तो दर्द है ना, चलो चलकर कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे पास दवाई रखी है, मैं दवाई ले लूंगी, तुम अपना काम कर लो, ये ऑफिस जाना हो तो चली जाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको इस तरह से बीमारी की हालत में छोड़कर ऑफिस नहीं जा सकती, यहाँ आपकी देखभाल के लिए कौन रहेगा? बताइए ना, आप क्या खाएंगी? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं खाना, बस ये चाय पी लेती हूँ। ठीक है, मैं भी रसोई का काम निपटा लेती हूँ।
ये अपने फायदे के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रही है, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी तो घर की जिम्मेदारी जल्दी से उठा लूंगी और पिंकी की भी जवाबदारी उठा लूंगी। तो ये दोनों पति पत्नी बेफिक्र होकर अपने अपने काम में चले जाएंगे। सच कहती थी संगीता कि आज के जमाने में कोई किसी की सेवा मुफ्त में नहीं करता, हर कोई अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा है आज हर एक दूसरे से। माँ, माँ आपकी तबीयत खराब है, मुझे अभी अभी वीना ने बताया। अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है, ऐसी दवाई गोली से चला जाएगा। नहीं माँ, कोई लापरवाही नहीं। अगर आपको बुखार आया है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाकर आपके टेस्ट करवाऊंगा। अरे नहीं जी, भूल गई क्या, आज आपकी एक जरूरी मीटिंग है ना, आप बेफिक्र होकर मीटिंग में जाइए, माँ जी की चेकअप मैं करवा लूंगी। थैंक यू वीना। माँ, तुम वीना के साथ हॉस्पिटल चली जाना, जब मैं शाम को आऊंगा तो आकर आपकी तबीयत पूछूंगा। देखो, आप कोई बहाना मत करना, डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही होगा, वरना आप ठीक कैसी होंगी। ठीक है वीना, तुम माँ की एक मत सुनना, बस माँ को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाना। हाँ ठीक है जी। सच में दोनों बड़े सयाने हैं, कितनी चतुराई दिखा रहे हैं मेरे सामने। ये लोग तो अपने मतलब से मुझे जल्दी ठीक करना चाहते हैं, पर दिखा ऐसे रहे हैं जैसे इन लोगों की मेरी बड़ी चिंता है। उमा जी के दिमाग में उनकी सहेलियों ने कचरा भर दिया था, जो अपने बहू बेटे के सेवा को भी वह स्वार्थी समझ रही थी। खैर उमा जी ने बहुत ना नुकुर किया, लेकिन उनकी बहू ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर गई, जहाँ उमा जी के सारे चेकअप होने थे। माँ जी आप यहाँ बैठिए, मैं अभी पर्ची बनवा कर आती हूँ। अरे ये तो गायत्री बहन की जैसी दिख रही है। गायत्री बहन, गायत्री, गायत्री हो ना तुम? हाँ बहन, मैं गायत्री ही हूँ, बदकिस्मती से अभी तक मैं जीवित हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? और ये बताओ पहले, हॉस्पिटल में अकेले तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई आया नहीं है? अरे कोई हो तब तो आए मेरे साथ। अरे तुम्हारे बेटे बहू वो नहीं आए, या वो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं? उमा बहन, सब तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं होती जिनको बेटे बहू का साथ मिलता है। ये क्या बोल रही हो बहन तुम? अरे तुम्हारा बेटा संजय तो कितना समझदार है बचपन से ही। हाँ था बहुत समझदार, लेकिन बीवी आ जाने के बाद उसकी समझदारी ना जाने कहाँ चली गई। तो तुम कहाँ रहती हो बहन? यही पास में एक वृद्धाश्रम है, वहीं पर मेरे बेटे बहू ने छोड़ दिया है। वह तो कुछ दिनों से बहुत हाथ पैर में और सिर में दर्द हो रहा था, उसी को दिखाने आई थी डॉक्टर के पास। ये क्या बोल रही हो बहन? तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? हाँ बहन, और हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। अरे मैं पिछले 6 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हूँ, लेकिन एक बार भी वो लोग मुझे देखने नहीं आए। लेकिन बहन, भाई साहब के जाने के बाद तो मकान पे तुम्हारा अधिकार था ना, फिर तुमने अपना मकान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरी बहू ने धोखे से मकान के कागजात पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया था। गायत्री, सच में मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है और ना ही आंखों देखा पर यकीन। तुम क्या से क्या हो गई बहन? इसलिए तो कह रही हूँ बहन कि सब लोग तुम्हारी तरह खुशनसीब नहीं होती। तुम्हें तो देखकर ही पता चल रहा है कि तुम अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हो, वरना तुम्हारी हालत हमारी हालत की तरह हो जाती। वैसे तुम किसके साथ आई हो? मेरी बहू आई है, वो पर्ची बनवाने गई है। वो रही मेरी बहू, आ रही है, रुको मैं तुमसे मिलवाती हूँ। चलिए माँ जी, मैंने पर्ची बनवा ली है। अरे बहू, ये मेरी बचपन की सहेली है गायत्री। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आपको आपकी बचपन की सहेली मिल गई। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा, अच्छी हूँ मैं। अरे उमा, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है और संस्कारी भी, वरना आजकल के बच्चों के पास कहाँ टाइम है जो अपनी सास को लेकर अस्पताल तक आए। उमा, तेरी बहू एक अनमोल हीरा है, तू इसे कभी खोने मत देना, वरना मेरी हालत तो तू देख ही रही है। चल ठीक है बहन, मैं अपना इलाज करवा लेती हूँ, वरना मुझे आश्रम जाने में देरी हो जाएगी तो पता नहीं दोपहर का खाना मेरे लिए बचेगा या नहीं, नहीं तो फिर पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। माँ जी, बहुत देर से बैठी हैं आप, आपको प्यास लग गई होगी, आप बैठिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ होने जा रहा था। मैं अपनी कुछ सहेलियों की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर, इतनी सुशील और संस्कारी बहू को अपने आप से दूर कर रही थी। इस बेचारी ने तो हमेशा ही मुझे माँ माना, लेकिन मैं शायद इसे अभी तक बहू ही मानती रही। इस बेचारी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इसके इतने दिन के प्यार और समर्पण को भूलकर अपनी कुछ नकचड़ी सहेलियों की बातों में आकर इसे खोने जा रही थी। अगर आज मैं गायत्री से नहीं मिलती तो शायद कुछ सालों बाद मेरी भी स्थिति गायत्री की तरह हो जाती। मेरी बहू तो खुद इतने रुपए कमाती है, लेकिन उसे नाम मात्र का घमंड नहीं है। यहाँ तक सब्जी भी बनाती है तो वो पहले मेरी पसंद पूछती है, और मैं अभी तक उसे समझ न पाई। रही बात घूमने फिरने की, अगर बहू को अपने बच्चे को संभालने के लिए किसी को लेकर जाना ही था तो अपनी माँ को या अपनी मौसी को भी लेकर जा सकती थी, लेकिन बहू यही सोचकर मुझे अपने साथ ले जाती रही कि मैं कहीं घर में अकेली न हो जाऊं। नहीं, मैं
अपनी इतनी प्यारी बहू को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मैं अपनी स्थिति गायत्री जैसा नहीं होने दूंगी। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने सही समय में मेरी मुलाकात गायत्री से करवा दी, वरना आज सब कुछ छूट गया होता। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि कभी किसी अरे गैरब की बातों में आकर अपने अच्छे खासे हंसते खेलते घर परिवार को उजाड़े ना, बल्कि अपनी सद्बुद्धि से काम ले। और यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।